रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करना है तो मैं क्या क्या प्रोसेस करूंगी फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड डीएनए को बाहर निकालेंगे, है ना। बैक्टीरिया फॉर एन एग्जांपल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट का डीएनए पूरा का पूरा हम लोग नेगेटिवली चार्ज। तो अब इसके अंदर जो डीएनए होता है, मान लो इधर ए वाला है, इधर बी वाला है, इधर बाइंड करेगा प्राइमर। तो अब प्राइमर का काम क्या है? पॉलीमराइजेशन। तो उसकी पॉलीमराइजेशन तो DAP। उसके अलावा टेम्परेचर भी पूछते हैं, 94, 50 to 60, 72। Hey y'all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel। So आज हम लोग करने वाला है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ऐसे थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। अब अगर मुझे प्रैक्टिकली एक्चुअली में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करना है तो मैं क्या क्या प्रोसेस करूँगी फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, वो आता है प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले इन जनरल अगर आप दिमाग लगाओ तो मेरे को क्या करना चाहिए, अगर मेरे को कोई भी जीन ऑफ जो भी मैंने अभी तक प्रोसेस बताया है वो सब किस तरीके से करना चाहिए, क्या सीक्वेंस से करना चाहिए, तो आप खुद दिमाग लगाओगे एक्चुअली क्या होता है। सबसे पहले तो हमारा मेन सबसे पहला चीज़ क्या है, हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डीएनए में से, उसको डालना है वेक्टर के अंदर और वेक्टर को डालना है हमको होस्ट के अंदर। हमको एक्चुअल में यही प्रोसेस करनी है और फिर जो वेक्टर होस्ट के अंदर आएगा वो होस्ट के अंदर से बहुत सारी रेप्लिकेशन करानी है और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोटीन बनवाना है, वो प्रोटीन हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया जो है, अगर हम बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं तो बैक्टीरिया उसको कल्चर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैक्टीरिया का कल्चर। अब देखो, अगर आप जानना चाहो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो ये ऐसे पूरे स्टेप्स है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन, सेपरेशन, एम्प्लीफिकेशन, लाइगेशन, ट्रांसफरिंग, कल्चरिंग, एक्सट्रैक्शन। अगर आपको वन लाइन में समझना है तो देख लो। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब ऑब्वियसली सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन करेंगे, उसके बाद उसको तोड़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, फिर उसके बाद सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अभी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको सेपरेट करेंगे, वो सेपरेट करने के बाद उसको एम्प्लीफिकेशन करेंगे। मतलब एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट है, देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, वापस बोलती हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम वो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है जिस डीएनए के अंदर है उस डीएनए को बाहर निकालेंगे, है ना। बैक्टीरिया फॉर एन एग्जांपल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट का डीएनए पूरा का पूरा हम लोग निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको काटेंगे, फ्रेगमेंट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ऑब्वियसली उसको कट करेंगे। ये हमारा डीएनए का अगर फ्रेगमेंट आया, सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, दूसरा इसको कट करेंगे, ठीक है। अब ये कट किया तो तीसरा सेपरेशन एंड आइसोलेशन, ये सबको अलग अलग करेंगे ताकि जो मेरा एक्चुअल जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं निकाल पाऊँ। तो अब मेरे पास वो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब वो जो एक ही है पर मेरे को क्या करना है, एम्प्लीफिकेशन करना है, क्योंकि एक ही थोड़ी बहुत सारे चाहिए। एक तो कितना ही तुम काम कर लोगे, तुम उससे एक क्या चांसेस है कि वो आगे काम करेगा ही करेगा या आगे पक्का वेक्टर में जाएगा, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। तो हमको ज़्यादा चाहिए तो हम उसको एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करने के बाद अब वो वेक्टर के अंदर उसको लाइगेट करेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका डिटेल लाइगेशन करेंगे। फिर उसके बाद इस वेक्टर को हम होस्ट के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि बैक्टीरिया होता है, ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसके बाद अब उसको कल्चर करेंगे। ये बैक्टीरिया एक है, उससे बहुत सारी बैक्टीरिया बनवाएंगे ताकि ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा तो प्रोटीन भी उसका ज़्यादा बनेगा उस डीएनए का। तो वो प्रोटीन जो हमें चाहिए वही तो हमारा काम है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये पूरा हमारा प्रोसेस जैसे एक चिम्स दे दिया मैंने आपको कि क्या पहले आइसोलेट, फ्रेगमेंट, सेपरेट, एम्पलीफाई, लाइगेशन, ट्रांसफरिंग, कल्चरिंग, एक्सट्रैक्शन। डोंट वरी, आपको एटलीस्ट नीट करे तो ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, पर लेकिन हाँ जो प्रोसेस मैं बताऊंगी उसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम उस बैक्टीरिया का कल्चर करेंगे जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। हो सकता है वो बैक्टीरिया हो सकता है वो फंगस हो सकता है वो एनिमल की कोई सेल हो सकता है वो कुछ भी हो। अगर हम बैक्टीरिया कंसिडर करें, हमको क्या करना है, उसका डीएनए का आइसोलेशन करना है। अब खुद ऐसे दिमाग लगाओ, अगर डीएनए का हमको आइसोलेशन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके आसपास की सारी चीज़ें वो उसको डिसॉल्व कर दो। समझ रहे हो, जैसे अगर सेल वॉल है बैक्टीरिया की सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ लाइसोसोम, तो लाइसोसोम है तो उसको डिसॉल्व कर दो लाइसोजाइम से। जितने भी प्रोटीन है उसको डिसॉल्व कर दो प्रोटीन से, जितने भी राइबोज आरएनए है उसको डिसॉल्व कर दो आरएनए से, जितने मतलब ये सब जितनी भी चीज़ है, जैसे फंगाई है तो उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से, तो काइटिन से फंगाई की पूरी सेल वॉल निकाल दो। तो इस तरीके से उसकी जितनी भी चीज़ है वो सब डिसॉल्व कर दो, पर लेकिन डीएनए मत यूज़ करना, क्योंकि डीएनए तो वही तो है हमको चाहिए, बाकी सब डिसॉल्व कर दो, बाकी सबको तोड़ दो तो
तो बचेगा क्या हमारे पास डीएनए। फिर डीएनए को हम आइसोलेट कर देते हैं। जस्ट इन केस अगर आपने नहीं किया तो मैं बता दूं, यूजुअली 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल में स्कूल्स में ये डीएनए एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन का प्रैक्टिकल करवाते हैं, जिसमें कोई भी यूजुअली बनाना या कोई भी फ्रूट या कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट ऐसा लेते हैं, उसको डिश सोप में डालते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। ऐसा करते हैं कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बनाना लिया तो बनाना को डिश सोप और थोड़े सोडियम क्लोराइड के अंदर डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं, फिर उसको फिल्टर करते हैं। वो जो सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, वो सेल वॉल को तोड़ता है। सोडियम क्लोराइड और डिश सोप, क्योंकि एनिमल की सेल वॉल तोड़ने के लिए हमें चाहिए होता है SDS डिटर्जेंट, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड भी होता है और डिटर्जेंट भी होता है। तो वो दोनों मिलके क्या करता है, वो एनिमल की सेल वॉल को तोड़ देता है और दूसरी चीज़ें जितने भी होते हैं वो तोड़ देता है। तो अब हमारे पास क्या बचा, डीएनए। वो डीएनए को अगर हम मतलब पूरा का पूरा हम लोग सॉल्यूशन फिल्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डीएनए का सॉल्यूशन आएगा। और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको अलग से निकालने के लिए हम उसमें डालते हैं चिल्ड इथेनॉल। तो डीएनए से अलग से ऐसा धागा धागा जैसा दिखता है। जस्ट इन केस अगर आपने नहीं किया या आप एब्सेंट थे, आपको करवाया ही नहीं है, तो मैं ना एक वीडियो अगर ट्राई करूँगी लिंक करने के लिए, यूट्यूब की कोई वीडियो, तो उसमें आप देख लेना, या तो फोटो तो वो बता दूंगी मैं पर, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से दिखता है और ये प्रैक्टिकल करवाते हैं ऐसे तो यूजुअली। तो उसमें एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले जैसे मान लो बैक्टीरिया है तो उसको कल्चर करना है, उसके बाद क्या करना है, लाइस करना है। यानी कि बैक्टीरिया है तो उसकी सेल वॉल को तोड़ना है। किससे तोड़ोगे आप बैक्टीरिया की सेल वॉल को, लाइजोजाइम, क्योंकि लाइजोसोम होता है। फंगाई हो तो क्या करोगे, फंगाई होगा तो आप डालोगे काइटिनेस। अगर प्लांट सेल हो, प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, तो आप तोड़ोगे उसको सेल्यूलेज से। एनिमल सेल हो कोई तो आप तोड़ोगे SDS डिटर्जेंट। इसका फुल फॉर्म होता है सोडियम डायोडाइल सल्फेट। ठीक है, इसके अलावा आप डालोगे प्रोटीएस, इसके अलावा आप डालोगे RNase। तो जितनी भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट फॉर डीएनए आप वो सब तोड़ दोगे, उसको डिसॉल्व कर दोगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ डीएनए। तो अब अगर आप इसको फिल्टर करोगे तो क्या आएगा, हम इसको फिल्टर करोगे, उसके बाद आप डालोगे चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो अब क्या होगा, डीएनए का हो जाएगा आइसोलेशन। अगर आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, यूजुअली टेस्ट ट्यूब में होता है, तो यहाँ पे ऐसे है ना थोड़ा क्लाउडी जैसा प्रेसिपिटेट जैसा दिखेगा, तो वो डीएनए होता है, धागा धागा जैसा दिखता है। अब आपने क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप हो गया आपका डीएनए का आइसोलेशन। दूसरा क्या है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए। मतलब अब ये जो आपका डीएनए है इसको आप तोड़ोगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्लास होती है एक्चुअली 1 2 3 टाइप्स ऑफ क्लास होती है, आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से क्लास 2 का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हम यूज़ करते हैं डीएनए आइसोलेशन के बाद कट करने के लिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे डीएनए को कट करने के लिए, तो तुम्हें समझा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्लास 2 यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, मान लो ये कट करने के बाद ऐसे, जैसे ABCD है तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट आ गए, ABCDE। इसका मान लो है 2 किलो बेस पेयर की कैरिंग कैपेसिटी, इसकी 1 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसकी 9 है। तो अब हम लोगों को मान लो चाहिए B वाले की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 1। तो हमको इसको एक्चुअली में ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो क्या करके चलेंगे पहले देख लो। अच्छा, ये डीएनए आइसोलेशन में रेस्ट्रिक्शन के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं, वो इसी के अंदर डालते हैं, इसी के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। एक ऐसा करके कोई ट्यूब आता है जिसके अंदर उसको करते हैं। तो पहले ये लिखो फिर मैं बताती हूँ। हमारे पास आज थोड़ी जगह की कमी है। एनीवेज, कहाँ पे थे हम? ओके, हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला इसी के अंदर। इस जैसी कोई ट्यूब दिखती है, जैसे कॉनिकल जैसी होती है, उसके अंदर करते हैं, जिसको बोलते हैं एपेंडॉफ बोलते हैं। हाँ, तो उसके अंदर हम करते हैं, स्पेलिंग शायद देख लेना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 डालते हैं, जिससे हमारा जो डीएनए है वो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। अब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने बोला B है, ऐसा मैंने कंसिडर किया, ये मेरी चॉइस है। अब मुझे उसको अलग करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी, उसके बाद हम करेंगे
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे देखो हमारा फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट भी हो गया। यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रेगमेंट किया, इससे ऊपर तक जो था वो डीएनए आइसोलेशन, ये वाला क्या था, फ्रेगमेंटेशन। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करना है। हमारे पास ट्यूब के अंदर तो सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट साथ में है ना, हम लोगों को उसको अलग करना है। तो वो हम अलग कैसे करेंगे, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसमें क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम डीएनए का आइसोलेशन करते हैं। उसमें यहाँ पर जो स्पेस होती है उसमें डाला जाता है अगारोस, जो कि हमको मिलता है सीवीड से। ये ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जो जेली जैसा होता है, जो इसके अंदर सेमी सॉलिड तरीके से यहाँ पे जम जाता है। मतलब पूरा भी नहीं, एकदम सॉलिड ही सॉलिड भी नहीं हो जाता, पर लिक्विड भी नहीं रहता। तो इट्स लाइक सेमी सॉलिड, जैसे जेली काइंड ऑफ होता है, वो हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद एक कॉम जैसा सब्सटेंस होता है, तो उसको क्या करते हैं हम, जैसे मान लो ऐसा, जैसे खड्डा कर देते हैं इधर, समझ रहे हो। यहाँ पर हम लोग ने डाल दिया जेल। मान लो आप कोई जेली बना रहे हो, तो पहले आप उसको हीट करते हो, उसके अंदर जेलेटिन डालते हो, फिर उसके बाद उसको मोल्ड करने के लिए किसी मोल्ड में डालते हो। तो मान लो ये मोल्ड है, इस मोल्ड के अंदर मैंने वो लिक्विड फॉर्म डाला और इसके अंदर डाल के रखी मैंने यहाँ पे कोम। तो वो लिक्विड फॉर्म जब तक सॉलिडिफाई नहीं हो जाता तब तक मैंने कोम डाल के रखी, फिर उसके बाद सॉलिडिफाई होगा तो कोम निकाल दी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे से वेल्स बने होंगे, वो जो कोम के जो खड्डे हो जाते हैं वो बने होंगे। तो यहाँ पे वो वेल्स बन जाते हैं। अब इन ही वेल्स के अंदर हम लोग डालते हैं ये वाला जो सॉल्यूशन होता है, वो ये वेल के अंदर डालते हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड पे जो होता है वो कैथोड होता है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। नीचे की साइड पे होता है वो होता है एनोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। A+ हम लोगों को मिलता है फर्स्ट रैंकर वालों को, तो ऐसे याद रखोगे, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, हम इस वेल्स के अंदर ये डीएनए का हम लोग सॉल्यूशन डालते हैं। अब अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसको पूरा हम कनेक्ट करूँ तो पूरा सर्किट बनता है। इसके अंदर जो डीएनए होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। सो नेगेटिवली चार्ज ऑब्वियसली हिस्टोन प्रोटीन की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है, हम एमबीआई में पढ़ते हैं, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अब इसके अंदर जो डीएनए होता है, मान लो इधर ए वाला है, इधर बी वाला है, इधर सी डी ई, ये मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ, कोई भी हो सकता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे देखो बी वाले का क्या है, 1 है साइज, तो 1 वाला जो है और दूसरा 2 वाला जो है, जिसकी साइज छोटी होगी वो अपने से दूर तक जल्दी भागेगा। रेस हो रही है, देखो नेगेटिवली चार्ज है, उसको पॉजिटिवली चार्ज तक जाना होता है डीएनए को। तो क्या करते हैं, जो बी वाला है वो उसका 1 है, जो ए वाला है उसका साइज 2 है, तो जो बी वाला है वो ए के पास जल्दी पहुंचे, एनोड के पास जल्दी पहुंचेगा 2 से, समझे इतना। जो सी वाला है उसका मैंने क्या लिखा है 5, तो 5 को 2 से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सी वाला कहीं यहाँ पर होगा। डी वाले का मैंने लिखा है 3, तो 5 और 2 के बीच में होगा। ई वाले का 9, तो ये यहाँ पे। तो जितना हल्का डीएनए का साइज होगा उतनी जल्दी वो कैथोड से एनोड भागता रहेगा, समझे इतना। तो जो सबसे हल्का होगा वो एनोड के पास होगा, जो सबसे भारी होगा वो कैथोड के पास होगा। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स तो हमारे अलग हो गए। अब हमें कैसे पता कि इसकी साइज 1, इसकी साइज 2, इसकी साइज 5 है, 3 है, इसकी 5 है, इसकी 9 है, हमको कैसे पता चले। यहाँ पे कोई वैल्यूज लिखी है, नहीं लिखी। हमें ऐसा पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल वाला होगा ना, ये हमारा कंट्रोल होगा। यहाँ पे ऑलरेडी डीएनए फ्रेगमेंट्स पड़े होंगे जिनकी साइजेस ऑलरेडी हमें पता होगी। तो अब यहाँ पर जो है ये 1 वाला है, इधर ये क्या था 2 वाला है, इधर 3 वाला है, इधर 5 वाला है, इधर 9 वाला है। ये पहले से ही हमारे पास एक बना होगा और फिर उसके बाद ये करेंगे हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी अपनी जगह से भागेंगे। तो ये वाला किधर आया 1 की जगह पे। तो अब मुझे इसका साइज पता चल गया कि इसका 1, समझे। इसका साइज नहीं तो मुझे 1 कैसे पता चल, ठीक है बी का मुझे पता चल गया, बाकी सबसे हल्का है, पर मेरे को एग्जैक्ट साइज कैसे पता चलेगा। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक कंट्रोल होगा जिसमें सारी साइजेस मेंशन्ड होगी, वो जिस साइज पे पहुंचेगा उससे हमको पता चल जाएगा। अब मेरे को पता चल गया बी वाला वो है, यही मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, चलो इसको उठाओ और अभी नेक्स्ट स्टेप करो जो है एम्प्लीफिकेशन।
समझे? एम्प्लीफिकेशन पे बाद में आता है, ये भी बाकी है। तो एक्चुअली में हमने क्या किया, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, जिसमें हमने अगारोस डाला प्लस ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाला, जो कि होता है ट्रैकिंग डाई, ट्रैक करता है कि किधर से किधर जा रहा है डीएनए। उसके अलावा हम सुक्रोज भी डाल देते हैं। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के टाइम पे होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाए, अब हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को देखना है, तो देखने के लिए डालते हैं हम इथिडियम ब्रोमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ विजिबल डाई which will give orange color to DNA। देखो क्वेश्चन आता है कि अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको डीएनए कैसे दिखता है, कौन सी डाई डालते हो, तो आप क्या डालोगे, ब्रोमोफिनॉल ब्लू डालोगे आंसर में कि इथिडियम ब्रोमाइड, ऑलवेज इथिडियम ब्रोमाइड, क्योंकि एनसीईआरटी में ब्रोमोफिनॉल ब्लू का कुछ मेंशन नहीं किया, प्लस वो ट्रैकिंग डाई, वो विजिबल डाई नहीं है। एक्चुअली में जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स देखने होते हैं आपको ऐसे नहीं दिखते, अगर देखने तो इथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ता है, प्लस उसमें यूवी रेज डाल के देखना पड़ता है। इथिडियम ब्रोमाइड प्लस यूवी रेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डाले तो हमको डीएनए फ्रेगमेंट्स दिखते हैं। ये किस में दिखते हैं, ऑरेंज कलर में दिखते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलती हूँ। पहला, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे फॉर सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए फ्रेगमेंट। दूसरा कि इसमें कौन सा वो यूज होता है, डाई, तो यूज होता है इथिडियम ब्रोमाइड विथ यूवी रेस, इट विल गिव ऑरेंज कलर। तीसरा, किस बेसिस पे डीएनए का सेपरेशन हो रहा है, ये क्वेश्चन भी आता है, तो साइज की बेसिस पे हो रहा है। जिसका साइज छोटा होगा वो एनोड के पास जल्दी पहुंचेगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो एनोड के पास बहुत लेट, मतलब दूर रहेगा। तो साइज के बेसिस पे सेपरेशन हो रहा है। चौथा क्वेश्चन, क्या चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन हो रहा है, ऑब्वियसली नहीं, चार्ज तो सारे डीएनए का सेम है, वो सब नेगेटिवली चार्ज है, सब एक ही साथ जाएंगे एनोड की तरफ, तो चार्ज के बेसिस पे डिफरेंशिएशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइज के बेसिस पे। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे मैं ब्लफ नहीं कर रही। ठीक है, इतना है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमें हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल गया भी। अब हम चाहते हैं कि एक नहीं, हमारे पास बहुत सारे होने चाहिए ताकि हमारे चांसेस ऑफ एरर कम हो जाए। एक को अगर हम डालेंगे, क्या पता वो वेक्टर के अंदर डलेगा कि नहीं डलेगा, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा कर देंगे, इसको एम्पलीफाई कर देंगे नंबर का। तो अगर 10 डालेंगे हम लोग, फॉर एन एग्जाम्पल 10 नहीं होते हैं पर मैं बोल रही हूँ 10 डालेंगे हम लोग, तो 10 में से कोई एक तो चला जाएगा ना वेक्टर के अंदर, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पहले एक ही था, अब आउट ऑफ 10 वी हैव चांस के ठीक है जा सकता है। तो अब हम लोग करेंगे इसकी एम्पलीफिकेशन, और एम्पलीफिकेशन करने के लिए यूज होता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी भी पूरी डिटेल्स, टेम्परेचर पूछते हैं, स्टेप्स पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट ये था, दूसरा इंपॉर्टेंट पीसीआर है, तो वो भी आपको ध्यान से सुनना है। उसके लिए पहले ये लिख दो, इसमें हमने क्या किया, सेपरेशन कर दिया। नेक्स्ट हम करेंगे एम्पलीफिकेशन। तो हम लोग कहाँ पे थे, हमने बी वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया था, सेपरेट कर लिया था, उसके बाद आइसोलेशन कर लिया था। आइसोलेशन मतलब सिंपल कि वो जो डीएनए है उसको बाहर निकालो और उसका एम्पलीफिकेशन करने के लिए बाहर निकालो, तो आइसोलेट करो। तो वो प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन, ELUTION, इल्यूशन। सिर्फ प्रोसेस का नाम याद रखना है, बाकी तो ठीक है। इल्यूशन में आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं। तो उसके बाद अब एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन डन बाय PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, और चेन रिएक्शन इसलिए क्योंकि वो रिपीट होती है पूरी की पूरी रिएक्शंस। ठीक है, अब ये एक्चुअली में क्या है, पीसीआर जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में देखा जाए तो 1970s के आसपास पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी, पर लेकिन डिकेड के बाद एक्चुअली में डिस्कवर हो गई, जब उसका यूज़ इतना खास कुछ नहीं हो रहा। लेकिन 1 डिकेड के बाद अचानक से एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था कैरी म्यूलिस, तो उन्होंने इसका एक्चुअल यूज़ किया पीसीआर का कि ये प्रोसेस के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमको एक्चुअली में करना क्या है पीसीआर में, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे, देखो पीसीआर 3 लेटर वर्ड, हम करेंगे DAP डैप, यानी कि सबसे पहले हम करेंगे डीनेचरेशन, उसके बाद हम करेंगे एनेलिंग,
और उसके बाद हम करेंगे पॉलीमराइजेशन। तो चालू करते हैं एक एक स्टेप से एक्चुअल में क्या होता है। सो फर्स्ट पॉइंट, डीनेचुरेशन। हम क्या करेंगे, हमें एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उस एक पीस ऑफ डीएनए से हमको बहुत सारे डीएनए बनाने। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस डीएनए का रेप्लिकेशन। समझे? अब कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन करना हो तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज। समझे ना? डीएनए पॉलीमरेज की मदद से हम उसको पॉलीमराइज करते हैं और बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। तो सेम वही प्रोसेस, एग्जैक्टली सेम नहीं, पर हाँ वो प्रोसेस हमें करनी है इसमें एम्प्लीफिकेशन के टाइम पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लेंगे, ठीक है, उसको हम लोग 94 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचर करेंगे। कितने? 94। टेम्परेचर याद रखना है, यस डेफिनेटली 94 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचर करेंगे। उसके बाद कुछ मिनटों के लिए, फॉर सम मिनट्स, कपल ऑफ मिनट्स यू कैन राइट। उसके बाद उसकी एनेलिंग करेंगे, यानी कि अब 94 से टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्रीज, 50 डिग्रीज, 52 और 75, राइट, 50 to 75 चेक कर लेना एक बार। उस पर हम लोग कूल डाउन करेंगे फॉर लेस देन अ मिनट। ये किस लिए होगा, पहले तो डीनेचर करेंगे, उसके बाद 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए उसको कूल करेंगे, ताकि जीन ऑफ इंटरेस्ट से बाइंड करने के लिए हमारे पास प्राइमर उसके ऊपर आ जाए। वो प्राइमर क्या करेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट पे बाइंड करेगा। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट पे बाइंड करेगा प्राइमर, तो अब प्राइमर का काम क्या है, पॉलीमराइजेशन, तो उसकी पॉलीमराइजेशन करनी है। तो अब वापस टेम्परेचर हम इसको बढ़ा देंगे। दिस इज 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। ऐसा 50, 60, 70, 80 गया 90, ठीक है। अब क्या क्यों कर रहे हैं, सबसे पहली क्वेश्चन तो ये कि क्यों डीनेचुरेशन करना है, क्यों एनेलिंग करना है, क्यों पॉलीमराइजेशन करना है। तो सबकी बात करते हैं। डीनेचुरेशन इसलिए करेंगे कि हाई टेम्परेचर पे अगर लेके जाएंगे ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होगा। फिर उसके बाद उसको कूल करेंगे और थोड़ा सा प्राइमर डाल देंगे। तो प्राइमर कूल करने में प्राइमर जाके उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे अटैच हो जाएगा, जैसे कि 5 to 3 तो यहाँ पे जाके प्राइमर अटैच हो जाएगा। अब क्या करना है, प्राइमर अटैच हो गया, अब उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई डीएनए पॉलीमरेज की मदद से बहुत सारे और कॉपीज बनाने हैं, ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है। और वो किसका काम होता है, डीएनए पॉलीमरेज का। तो अब हम इसमें डालेंगे डीएनए पॉलीमरेज, और इस टेम्परेचर पे 72 डिग्री सेल्सियस पे वो और आगे बनता रहेगा, वो पॉलीमराइजेशन होगा। डीएनए पॉलीमराइजेशन के साथ, पॉलीमरेज के साथ हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स भी डालना पड़ेगा, जैसे DATP, DGTP, ऐसे सारे डालने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स भी तो चाहिए ना। खाली डीएनए पॉलीमरेज तो ठीक है, वो थोड़ा पॉलीमराइजेशन करेगा, पर कहाँ से करेगा उसको, वो सबस्ट्रेट तो चाहिए ना, कि किसी को तो इसमें कन्वर्ट। अब देखो, ये समझने के लिए आपको डीएनए रेप्लिकेशन वाली जो लॉजिक है वो आनी चाहिए। कैसे डीनेचुरेशन करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने से क्या होगा कि अब वो प्राइमर जाके उस हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैच कर सकता है। तो सेकेंड स्टेप पे थोड़ा टेम्परेचर हम थोड़े 1 मिनट से कम टाइम के लिए भी अगर कम कर देंगे ना, तो प्राइमर फटाफट जाके अटैच हो जाएगा। उसके बाद उस प्राइमर ने अटैच हो गया, अब हमको डीएनए पॉलीमरेज की मदद से उसको पॉलीमराइजेशन करना है। वो क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज वहीं रहेगा, जो न्यूक्लियोटाइड है जैसे DATP, उसको यहाँ पे जाके अटैच करेगा और A वाला बॉन्ड बनाएगा ऊपर D के साथ। अगर DGTP है तो G वाला बॉन्ड बनाएगा ऊपर C के साथ। तो ऐसे वो सारा काम करेगा, और ये सारी की सारी आगे पॉलीमराइजेशन होती रहेगी, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। अब जितना बढ़ता रहेगा उतनी ज़्यादा साइकिल होती रहेगी। ये वापस अंडरगो करेगा डीनेचुरेशन में, जो ये बन गया ये वापस डीनेचुरेशन करेगा, वापस एनेलिंग, वापस पॉलीमराइजेशन। तो इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होती रहती है। अब देखो, ये साइकिल रिपीट होगी, ये वाला जो है ये वापस इधर आएगा, डीनेचुरेशन करेगा,
हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, प्राइमर वगैरह जो भी। अब ये वाला जो है इसको वापस 94 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर सहना पड़ेगा। ये सारा जो प्रोसेस है वो एक ही मशीन के अंदर चल रहा है, तो वही मशीन के अंदर पहले 94 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 60 डिग्री होगा, फिर 72 डिग्री होगा, और वही मशीन के अंदर ये सारे एंजाइम्स और ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं। तो क्या हुआ था ना कि प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि जो डीएनए पॉलीमरेज इसमें डाला, ठीक है, ये 70 डिग्री सेल्सियस पे इसने काम किया, इसने पॉलीमराइजेशन किया, पर अब इसको वापस अभी डीनेचुरेशन करना है, तो वापस अभी हम उस मशीन का 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि डीएनए पॉलीमरेज 94 डिग्री सेल्सियस पे तो रहता ही नहीं है, वो डीनेचर खुद ही हो जाता है। फिर उसके बाद अब नई साइकिल के लिए अब हमें बार बार डीएनए पॉलीमरेज नया डालना पड़ रहा था, ये एक्चुअल प्रॉब्लम थी। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया, हम हमारा डीएनए पॉलीमरेज ना यूज़ करके किसी और का डीएनए पॉलीमरेज यूज़ कर लेते हैं जो काम सेम करेगा, बस टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस सह पाएगा। तो हमने क्या किया, थर्मस एक्वेटिकस, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि रहता है 95 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर। कहाँ पे रहता है, हॉट स्प्रिंग्स ऑफ येलोस्टोन, ऐसी जगह है वहाँ पर रहता है। इन जनरल इनफैक्ट वो 95 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो 94 तो ऑब्वियसली वो सहन कर पाएगा। तो बार बार जब साइकिल रिपीट हो रही होगी ना, तब हमको बार बार डीएनए पॉलीमरेज डालना नहीं पड़ेगा, वही जो एक बार हम डाल देंगे वही पूरी साइकिल में रिपीट होता जाएगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो हमने ये सॉल्व कर दी, एक प्रॉब्लम तो क्या, एक ही प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर दी कि टैग पॉलीमरेज डाला और ये साइकिल्स रिपीट होती गई। अब ये साइकिल रिपीट कितनी बार होगी, जो जितने जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे एम्पलीफाई होंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइकिल्स। तो इसका मतलब 30, इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो 30 मिनट्स के अंदर 1 बिलियन कॉपीज जितनी बन जाती है। नंबर ऑफ साइकिल्स n है और 2 to the power n इज द नंबर ऑफ कॉपीज। तो 30 मिनट्स, जस्ट इन द स्पैन ऑफ दैट 30 मिनट्स हमारे पास 1 बिलियन कॉपीज आ जाती है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। ऑब्वियसली यू कैन नॉट इवन इमेजिन 1 बिलियन कॉपीज आधे घंटे में तो से फटाफट हो गई। तो ये इसका बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होता है कि फटाफट पीसीआर हो सकता है, हाफ एन आवर में 1 बिलियन कॉपीज। ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इससे भी पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये वाले प्रोसेस का नाम भी पूछ सकते हैं, डीनेचरिंग, एनलिंग और पॉलीमराइजेशन, आप ऐसे याद रख सकते हो DAP। उसके अलावा टेम्परेचर भी पूछते हैं, 94, 50 to 60, 72, तो आप ऐसे याद रख सकते हो 5, 6, 7, 9, 8 यहाँ पे नहीं है, 8 नहीं है, उसका कुछ है ट्रिक बना सकते हैं। ऐसे रखो, देखो जिस स्टेज पे हम लोग प्राइमर ऐड कर रहे हैं उस स्टेज पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमर के टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करो, 5, 1 2 3 4 5 6, 5 to 6 है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 6 है, तो इसमें 60 डिग्री सेल्सियस। 60 के बाद क्या स्टेप है, उसमें 60 का नेक्स्ट वाला नंबर तो 70, तो एनलिंग के बाद वाला स्टेप पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन 60 के बाद यानी 70, तो 72 डिग्री सेल्सियस उसमें। अब डीनेचरेशन, सब कुछ डीनेचर करना है, सब कुछ डीनेचर क्या करेंगे, वाटर को अगर बॉईल करना है तो हाईएस्ट टेम्परेचर चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वो सब बर्बाद हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, पूरा उड़ जाएगा गैस में। वैसे ही हमको इसको डीनेचर करना है, हाईएस्ट टेम्परेचर चाहिए, और हाईएस्ट टेम्परेचर 94। क्यों 94, क्योंकि हम जो बच्चे हैं हम वो बॉइलिंग को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, उसके ज़्यादा कैच नहीं कर सकते। बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, क्योंकि वो टॉपर है, वो हो सकता है 100 पे, हम इतने टॉपर नहीं है, हमारे मार्क्स थोड़े कम आते हैं, तो वैसे ही 100 से हम थोड़े कम आएंगे, 94, तो 94 डिग्री सेल्सियस पे हमारी डीनेचुरेशन हो जाएगी। और थर्मस एक्वेटिकस इसके 1 डिग्री ज़्यादा रह सकते हैं, 95 डिग्री। इसमें पॉलीमराइजेशन का दूसरा नाम एक्सटेंशन है, इसको एक्सटेंशन भी लिखा हुआ हो सकता है, आई गेस एक्सटेंशन ही लिखा है NCERT में। तो या तो DAP याद रख सकते हो या DAE याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या क्या हो गया, हमारा आइसोलेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, सेपरेट कर लिया हमने डीएनए अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, आइसोलेट कर लिया इल्यूशन से, सॉरी आई एम सो सॉरी, एम्पलीफाई कर लिया हमने पीसीआर से। अब लाइगेशन, लाइगेशन आपको कुछ नहीं याद रखना, लाइगेशन में एक ही चीज़ है, दैट इज डीएनए लाइगेस की मदद से हम उसको लाइगेट करेंगे और कुछ भी नहीं,
ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो बचा है ट्रांसफरिंग, कल्चरिंग और एक्सट्रैक्शन, इसके भी अलग अलग थोड़ी बहुत डिटेल्स है जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे लाइगेशन तक। क्या क्या हमने पढ़ा, आइसोलेट करा हमने डीएनए आइसोलेशन कैसे करा, क्वेश्चंस आते हैं इससे भी, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं मैं वो बताती हूँ। ये कौन सा एंजाइम आपने यूज़ किया, जैसे बैक्टीरिया के लिए आपने यूज़ किया लाइसोजाइम, प्लांट के लिए यूज़ किया सेल्यूलेस, एनिमल के लिए यूज़ किया एसडीएस डिटर्जेंट, फिर उसके बाद आपने राइबोन्यूक्लियस, आरएनएस, प्रोटीएस वगैरह सब जो भी यूज़ किया उस पर क्वेश्चन आते हैं कि क्या आप यूज़ करो ब्रेक डाउन करने के लिए। दूसरा फ्रेगमेंटेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 यूज़ करते हैं हम लोग, और उससे सारे फ्रेगमेंट्स ब्रेक डाउन होते हैं, फिर उसको ट्यूब में एक्चुअली में होता है, फिर उसमें से निकाल के उसका एगारोस इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं, सेपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें कौन सा वाला डाई यूज़ करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड। फिर उसके बाद उसको किस बेसिस पे सेपरेट करते हैं, डीएनए की साइज़ की बेसिस पे, जिसका साइज़ सबसे छोटा होता है वो एनोड के सबसे नज़दीक होता है। फिर उसके बाद एक और चीज़, इथीडियम ब्रोमाइड के साथ हम क्या करते हैं, यूवी रेज भी यूज़ करते हैं। ब्रोमोफिनॉल ब्लू आपको याद नहीं रखना है, ऐसा करो उसको भूल जाओ, अगर याद रखोगे ठीक है, पर लेकिन ट्रैकिंग डाई पूछने के चांसेस कम है रादर देन विजिबल डाई, वो बहुत पूछेंगे। कोई भी डाई आपको पूछे ना तो विजिबल डाई ही पूछते हैं, वो ट्रैकिंग डाई नहीं पूछते, कोशिश करते हो विजिबल डाई पूछे कि आपको कैसे डीएनए दिखा, तो आप डालोगे इथीडियम ब्रोमाइड, ठीक है, चाहे उसमें ब्रोमोफिनॉल ब्लू ऑप्शन में हो। फिर उसके बाद आता है हमारा आइसोलेशन जो इल्यूशन से था। एम्प्लीफिकेशन में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आते हैं कि तीनों स्टेप, डीनेचर, एनेलिंग, एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन, उसके टेम्परेचर तो 94, 52, 60, 72, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद पूछ सकते हैं कौन सा आपने पॉलीमरेज का एंजाइम यूज़ किया, तो आप बोलोगे टैग पॉलीमर, ओके मैंने नहीं बताया, टैग पॉलीमरेज बोलते हैं इसको। क्यों टैग पॉलीमरेज, क्योंकि ये थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है इसलिए उसको टैग पॉलीमरेज बोलते हैं। ऐसा सब कुछ ऐसा हाईफाई या रॉकेट साइंस नहीं है, उसको सिर्फ इसलिए बोलते हैं टैग पॉलीमरेज, जिसका टेम्परेचर 95 डिग्री वो सहन कर सकता है, इसलिए बार बार हमको डीएनए पॉलीमरेज ऐड करने की जरूरत नहीं। एक और चीज़, ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, ये पीसीआर का क्या फंक्शन है कि हम कोई भी म्यूटेशन हो तो वो चेक कर सकते हैं, ऐसे ही कोई भी डीएनए में अगर म्यूटेशन हो तो उसको चेक करना, तो उसको एम्पलीफाई करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा म्यूटेशन है। उसके अलावा कोई पैथोजन को डायग्नोस करना वो भी कर सकते हैं। इन द सेंस अगर मान लो कोई एक वायरस आया है मेरी बॉडी के अंदर, तो वो वायरस मेरी बॉडी के अंदर है, तो मेरी बॉडी का जो अगर सैंपल लेंगे उसमें वायरस का डीएनए होगा। मान लो कि इन्फेक्शन मुझे थोड़ा सा ही हुआ, उसमें डीएनए एक्चुअल ब्लड सैंपल में एक ही डीएनए, तो पर मेरे को जानना है कि वो मेरे को इन्फेक्ट हुआ है कि नहीं, तो मैं इसको एम्पलीफाई करूँगी तो बहुत सारे वायरस के डीएनए मिलेंगे मुझे। अगर बहुत सारे वायरस के डीएनए मिले मतलब एक्चुअल मेरे जो सैंपल में था वो वायरस का डीएनए था, तो इससे हम कोई भी पैथोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। समझे, मतलब कि अगर थोड़ा सा होगा तो उसको हम एम्पलीफाई करके देख लेंगे कि अगर उसमें कोई दूसरा डीएनए है मेरे अलावा, तो इसका मतलब मुझे उस पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है जिसका डीएनए मेरे अंदर है। तो इनिशियल स्टेज पे कोई भी पैथोजन को डिटेक्ट करने के भी काम आता है पीसीआर। ठीक है, तो ये एम्प्लीफिकेशन वाला स्टेप है। उसके बाद लाइगेशन किससे करेंगे हम, ऑब्वियसली डीएनए लाइगेज से। फिर उसके बाद होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू रिकॉम्बिनेंट होस्ट। ट्रांसफर करना है डीएनए को, यानी कि जो हम लोग ने इसमें लाइगेशन में जो वेक्टर में हमने डाला उसको, तो वो वेक्टर को लेकर के हमको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना है। तो उसको डालने की ना बहुत अलग अलग मेथड होती है। जैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो डायरेक्टली डीएनए को अलग से डाल सकते हैं, या तो कोई गन वाली मेथड होती है, शूट करके डालते हैं, या हीट दे के डालते हैं, तो वो अलग अलग मेथड होती है जिसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसको कल्चर करेंगे मतलब ऑब्वियसली उसको ग्रो करने देंगे। जो भी हमने बैक्टीरिया लिया है जिसके अंदर हमने वेक्टर डाला है, तो उसको हम ग्रो करवाएंगे। जितना ज़्यादा ग्रो कराएंगे उतना ज़्यादा जो उसका डीएनए वो मल्टीप्लाई होगा, उतना ज़्यादा उसका प्रोटीन बनेगा। तो वो जो प्रोटीन है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके हम अपने मर्जी की दवाई बना देंगे और या अपने मर्जी का प्रोडक्ट बना देंगे। ये हम करेंगे ये 3 टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको हम एंड करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में। विद दैट आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।